नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में बाबूराम सक्सेना के व्याकरण के अनुसार संधि का इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले हम लोग वर्ण विचार अर्थात जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेश का, उसका जो प्रथम सोपान है वर्ण विचार, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। माहेश्वर सूत्र के बारे में जाना, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने वाले थे उसके बारे में जाना, स्वरों के बारे में जाना, व्यंजनों के बारे में जाना, अंतस्थ वर्ण कितने हैं यह भी जाना, पंचम वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, प्रथम वर्ण तथा इत्संज्ञक वर्ण, ऊष्म वर्णों के बारे में भी हम लोगों ने वर्ण विचार में अध्ययन किया। उसके बाद उदित वर्ण के बारे में जाना, प्रत्याहारों के बारे में भी अध्ययन किया। ह्रस्व दीर्घ प्लुत वर्ण के बारे में भी हम लोगों ने बड़ी अच्छे तरह से हम लोग अध्ययन किए। स्वरों के भेद भी हमने जाना, उदात्त अनुदात्त स्वरित के बारे में अध्ययन किया। वर्गीय व्यंजनों के बारे में भी हम लोगों ने वर्ण विचार के पाठ्यक्रम में जो रखा गया उसके बारे में जाना। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जाना। अल्प प्राण, महाप्राण आदि के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग द्वितीय सोपान अर्थात संधि विचार, संधि पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं संधि। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि संधि आज से शुरू हो रहा है। प्रत्येक दिन संडे को छोड़ करके मित्रों, प्रत्येक दिन आपको 4 बजे, शाम को 4 बजे वीडियो मिल जाती है। तो आप लोग देखिएगा और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी अपने से भी बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो संधि आज से शुरू हो रही है, तो आइए देखते हैं। पूछ सकता है, यहाँ है संधि। ठीक है, संधि कैसे बनी है? तो संधि सम क्या है? ये सम क्या है? सम उपसर्ग है। ठीक है, ये सम क्या है मित्रों? सम उपसर्ग है। धा धातु है और क्री की प्रत्यय है। सम धा और की से क्या बना संधि, संधि बनी। ठीक है, पूछ सकता है सम क्या है? सम उपसर्ग है। और धा क्या है? धा धातु है। और की क्या है? की एक प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, उससे संधि बनी। ठीक है, अब पूछ सकता है संधि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? 4 विकल्प दे देगा। तो संधि पुल्लिंग है। क्या है? संधि शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पूछ सकता है कि संधि में कौन सी संधि हुई है? संधि में कौन सी संधि हुई है? तो संधि में व्यंजन संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि हुई है। कैसे? इसका कैसे हुई है? तो आप जानते हैं संधि में सम प्लस धी, सम प्लस धी से संधि हुई है। ठीक है, अब यहां देखते हैं संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग अर्थात मिलना। जब अर्थात संधि का क्या अर्थ है? मेल। ठीक है, मिलना। क्या मिलना? यहाँ देखा वर्णा नाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। ठीक है मित्रों, अर्थात कहा जा सकता है जब दो शब्द जब आपस में आस पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जी हाँ मित्रों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है,
दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे इसलिए संधि कहते हैं। ठीक है, इसलिए संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के आसपास सटे होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, वर्णों की इस समीप स्थिति को ही क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, आपस में विकार ये बता ही दिए। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण जब, अच्छा एक चीज इसमें वर्णों का मेल होता है, संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल, और समास में पदों का मेल होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझते जाइए। जैसे यहाँ दे दिया रमाधन ईसह, रमाधन ईसह क्या बना? रमेशह। ठीक है, रमा, रमा का अंतिम वर्ण आ और ईसह का प्रथम वर्ण ई, तो आ प्लस ई बड़ी, ठीक है, मिल करके ए बना। क्या बना? ए बन गया। ठीक है, तो रमेशह में कौन संधि हो जाएगी? तो हमें अभी हम लोग इस पर नहीं ध्यान देंगे। रमेशह में गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आर्त गुण से, लेकिन अभी हम लोग इसको देखेंगे। अभी यहाँ भी रम आ ईस, आ प्लस ई बराबर ए बन गया। ठीक है, तो फिर यहाँ दे रहे हैं रमेशह, यहाँ गुण संधि हुई है, आ प्लस ई बराबर ए हो गया यहाँ। ठीक है, उपर्युक्त उदाहरण में रमा के माँ में विद्यमान आ बड़ा तथा ईसह का बड़ी मिलकर ए, वर्ण परिवर्तन हो गया। ठीक है, यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही क्या कहलाया? संधि कहा जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, संहिता क्या है? संहिता, संधि के लिए अनिवार्य तत्व संहिता है। संधि के लिए अनिवार्य क्या है? संहिता। ठीक है, कहा भी गया है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात अत्यंत सन्निकटता ही संहिता है। वर्णों की अत्यंत सन्निकटता ही क्या है? संहिता है। ठीक है, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत निकट हो जाना ही क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। ठीक है, संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है कि संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु प्रसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। ठीक है, तो यहाँ संहिता, यहाँ पहला है संहिता मतलब संधि, एक पद में नित्य होती है। किस में होती है? एक पद में। ठीक है, नई धन अकह, नई धन अकह, नई धन अकह ये नायकह बना, क्या हुआ? एक पद हो गया। पौधन अकह, पौधन अकह पावकह यह भी एक पद हो गया। बोधननम भवनम भी एक पद हो गया। ठीक है, मतलब संहिता जो है एक पद में नित्य होती है। ठीक है, ऐच्छिक नहीं होती है, नित्य होती है। दूसरा है उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अर्थात अनिवार्य होती है। नित्य मतलब अनिवार्य। ठीक है, उपसर्ग और धातु में भी यह संहिता क्या होती है? अनिवार्य होती है। ठीक है, जैसे निधन औसत, न्यौसत बन गया। प्रधन रिक्षत, प्राक्षत, प्राक्षत बन गया। ठीक है, फिर क्या है? अधिधन आगच्छत, अध्यागच्छत बन गया। ठीक है, तो ये पहला है संहिता एक पद में नित्य होती है अर्थात अनिवार्य होती है। उपसर्ग और धातु में भी संहिता अनिवार्य होती है। और तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ देगा सामासिक पदों में संहिता
अनिवार्य होती है अर्थात नित्य होती है। ठीक है, सामासिक पदों में। ठीक है, सामासिक पद क्या है? जैसे देवस्य आलय, देवालय, इसका जो सामासिक विग्रह होगा, समास का विग्रह होगा, वो देवस्य आलय बराबर देवालय। ठीक है, और संधि देवधन आलय, संधि का विच्छेद होगा देवधन आलय, देवालय हो जाएगा। फिर सामासिक पद कृष्णस्य अस्त्रम, ठीक है, कृष्णास्त्रम हो जाएगा। ठीक है, कृष्णधन अस्त्रम, ये संधि हो गया और ये सामासिक पद हो गया, ये संधि पद हो गए। ठीक है, फिर चौथा है मित्रों वाक्य। वाक्य में संहिता संधि जो है विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहें तो संधि करें या अथवा चाहें तो ना करें। ठीक है, वाक्य में इच्छा अनुसार होती है। ठीक है, जैसे रामः गच्छति वनम, यह संधि इनमें नहीं हुई है। ठीक है, रामो गच्छति वनम संधि काज हुआ है, रामो गच्छति वनम। ठीक है, अत्र कः अस्ति, इसमें भी संधि नहीं हुई। अत्र कोस्ति इसमें संधि हुई। द्वाविंशे एवं विंशे इंदुमती अधिजगाम स्वर्गम, संधि नहीं हुई, बिल्कुल नहीं संधि हुई है। ठीक है, लेकिन जहाँ हुई है वहाँ आपको विदित हो रहा है। फिर आइए यहाँ बता रहे हैं संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद क्या है? संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त वर्णों को, ठीक है, वर्णों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि में बता ही दिए, संधि मतलब मिलना, मेल, विच्छेद मतलब अलग अलग करना, वर्णों को अलग अलग कर देना विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ गणेश का रूप मैंने लिया, गणेश एक शब्द है, गणेशः का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद क्या होगा? गण धन ईशः, गण में गण का अंतिम वर्ण आ, ठीक है, प्लस ईशः का पहला वर्ण ई, तो ए प्लस ई जब विच्छेद होगा, गण धन ईशः ये विच्छेद हो गया और इसका मिला जुला रूप ये ए में परिवर्तन हो जाएगा, ए प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, तो गणेशः, ये क्या हो जाएगा? गणेशः हो जाएगा। ठीक है, संधि क्या हो जाएगी? गणेशः। ठीक है, और गणेशः का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गण धन ईशः। ठीक है, उसी तरह से विद्यार्थी, विद्याधनर्थी, ये विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो गया और एक इसका संधि क्या हुई? विद्यार्थी हो गया। ठीक है, विद्यार्थी में कौन सी संधि पूछेगा? तो विद्यार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएंगी, और स्वर संधि में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आधन ए बराबर आ, ठीक है, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी स्वर संधि में। ठीक है, फिर यहाँ संधि में क्या होगा? संधि में क्या होगा? तो दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है, दो वर्णों के स्थान पर क्या? एक नया वर्ण हो जाता है। जैसे रविधन ईशः, तो रवीशः, रविधन ईशः, तो यहाँ छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हो गया। जैसे ई प्लस बड़ी बराबर एक वर्ण तैयार हुआ, कौन सा? बड़ी। ठीक है, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है, एक वर्ण हो गया ई। ठीक है, तो रविधन ईशः बराबर रवीशः। ठीक है, इसमें भी अका सवर्ण दीर्घ का सूत्र लगा है। ठीक है, फिर दूसरा है सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, ए प्लस ई
जब इसको जोड़ेंगे तो एक नया वर्ण बनेगा ए, ठीक है। ए मतलब गुण, ए मतलब गुण, ठीक है। तो यहाँ गुण संधि हो जाएगा, सूर्धन इंद्र सुरेंद्र में गुण संधि हो जाएगी। फिर सदा धन एव, सदा धन एव, तो आ प्लस ए मिल करके ए बना, आई बना, तो आई में क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। सदैव हो जाएगा, सदैव, सदा धन आ धन ए, सदा धन एव, ठीक है। तो आई हो गया, तो यहाँ एक वर्ण नया क्या हुआ, आई, ठीक है। तो आई मतलब वृद्धि, ठीक है। तो एक है पूर्व परयोह, पूर्व और पर, पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद में, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश होगा। तो आदेश होकर के क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, रवीशः हो जाएगा, ये सब आदेश हो जाएगा, ठीक। फिर है दो वर्णों के निकट आने से, जब दो वर्ण निकट आएंगे आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार अर्थात परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, पूर्व वर्ण में, पहले के वर्ण में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ दिया इत धन आदि, इत धन आदि, तो इत्यादि, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया, इत धन ई प्लस आ बराबर या में परिवर्तन हो गया, ठीक है, यह में परिवर्तन हो गया। मधुधन अरि, मध्वरी, ऊ के स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया, ठीक है। नेधन अनम, नैनम बन गया, ए के स्थान पर अय हो गया, ठीक है। एक स्थाने एक आदेश है, एक के स्थान पर एक आदेश होगा, ठीक है। तो वही बताया, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार परिवर्तन जो भी होता है, ठीक है। फिर बता रहे हैं बाबूराम, दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है, दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे रामः आगच्छति, तो रामः आगच्छति, राम आगच्छति, रामः आगच्छति, राम आगच्छति, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, किसका लोप हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। दोषोस्ति, दोषोस्ति, यहाँ आकार का लोप हो जाता है, ठीक है। फिर बताते हैं चौथे में, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। जैसे एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, एकस्मिन अवसरे, ठीक है, ये द्वित्व हो गया। पांचवा, कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है, साथ साथ परिवर्तन होता है। जैसे तत् धन शिवः, तच्छिवः हो गया, तच्छिवः, तत् धन शिवः, तच्छिवः हो बन गया, दोनों में परिवर्तन हुआ। वाक धन हरि, वाक घरी, ठीक है, काका गय में परिवर्तन हो गया। यहाँ तय का सय बाणों में संधि हुई तो तय को चय तथा सय को क्षय हो गया, ठीक है। फिर है यहाँ कभी कभी दोनों बाणों के बीच में, दोनों बाणों के बीच कोई तीसरा बाण चला आएगा, कोई तीसरा बाण चला आएगा, ठीक है। जैसे वृक्ष धन छाया, वृक्ष, वृक्षाया, वृक्षाया, वृक्ष, वृक्षाया, ठीक है। यहाँ क्षय एवं क्षय, कच्छा वाला क्षय और छाता वाला क्षय के बीच चय के रूप में एक नया वर्ण आ गया, ठीक है। यहाँ आधा चय आ गया, ठीक है। ये अच्छी तरह से आप लोग संधि को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से संधि शुरू होता है, ठीक है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार आप जानते हैं संधि के कितने प्रकार के होते, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। मित्रों, स्वर संधि के बारे में इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, ठीक है मित्रों। हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा,
संधि विच्छेद के बारे में पढ़ा, बाणों को जाना, ठीक है। संधि क्या है, संधि में कौन सा संधि है, इन सब के बारे में जाना। संधि में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, इसके बारे में जाना। ये जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग संधि के बारे में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के भी कितने भेद हैं उसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक मित्रों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।